नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, सीबीएसई की परीक्षाएं कल से शुरू कर दी जाएंगी। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा कल से शुरू होगी। शुरुआती चरण में इसकी स्किल बेस्ड पेपर आयोजित किए जाएंगे। मेन स्ट्रीम की परीक्षा बाद में आयोजित होगी। कक्षा 10वीं की परीक्षा 21 मार्च तक, तो वहीं 12वीं की परीक्षाएं 5 अप्रैल तक चलेंगी। 600 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाना है। सुबह 10:30 बजे से परीक्षा की पारी शुरू होगी और परीक्षा में राजस्थान और गुजरात से 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी बैठेंगे। तो सीबीएसई की परीक्षाएं कल से शुरू होने वाली हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर छात्रों के लिए, इस वक्त की ये अहम जानकारी बता रहे हैं। कल से 10वीं और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। और बता दें, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। शुरुआती चरण में स्किल बेस्ड पेपर आयोजित किए जाएंगे। मेन स्ट्रीम की जो परीक्षाएं हैं वो बाद में आयोजित की जाएंगी और कक्षा 10वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 21 मार्च से शुरू होंगी। 12वीं की परीक्षाएं 5 अप्रैल तक होंगी। और जयपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वीडियो भर्ती के 240 पदों का परिणाम अटका हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के स्तर पर यह परिणाम अटक गया है। अभ्यर्थियों ने परिणाम को जारी करने की मांग रखी है। तो वीडियो भर्ती को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तकरीबन 240 पदों पर जो परिणाम है वो अटके हुए हैं। इनके रिजल्ट्स जारी नहीं किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के स्तर पर यह परिणाम अटका हुआ है। अभ्यर्थियों में से लेकर गुस्सा है और परिणाम जारी करने के लिए मांग की जा रही है। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लवली, क्या वजह इसके पीछे, क्यों रिजल्ट्स जारी नहीं हो पा रहे हैं? लवली, क्या वजह इसके पीछे, क्या कहना है जिम्मेदारों का? हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ये तकनीकी कारण जो है उसके चलते अभी तक इस परिणाम को जो है वो राजस्थान के जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने इसको रोका हुआ है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अब जल्द से जल्द इस परिणाम को जारी करने को लेकर के जो तैयारियां हैं वो तेज की गई है ताकि इसका कामकाज पूरा हो सके। बताया जा रहा है कि जो विभाग है, जिस विभाग के लिए भर्ती की जा रही थी, उस विभाग के द्वारा जो है आपसी तालमेल का थोड़ा सा अभाव रहा और जो भर्ती प्रक्रिया को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड है वहां पर स्टाफ की खासी कमी है। ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं जिनके चलते ये परिणाम जो है रोका गया है। तकनीकी कारणों को गोपनीय रखा गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है इस परिणाम को जारी करने को लेकर के जो जद्दोजहद चल रही है उस पर यह विभाग जो है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड, वो सफल हो सकेगा। फिलहाल बाकी पोस्ट का परिणाम जारी किया गया, लेकिन 240 पदों का ही परिणाम जो है वो रोका गया था और कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इस परिणाम को जारी करने की जद्दोजहद जिस तरीके से की जा रही है वो पूरी होगी। और जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है, जो चयन बोर्ड से गुहार लगाई है कि वो जल्द से जल्द परिणाम को जारी करे ताकि बाकी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अपने आने वाले भविष्य की राह नजर आ सके, वो किस रास्ते पर पहुंच सके। बिल्कुल लवली, जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द परीक्षा के जो परिणाम है वो जारी किए जाए, क्योंकि बड़ी लापरवाही है। लाखों जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कह सकते हैं। अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, अगर जल्द ये परिणाम जारी नहीं होते हो तो उनकी ओर से कोई आंदोलन को लेकर भी रणनीति बनाई गई है क्या? देखिए, कल भी एक बेरोजगारों के दल ने जो है वो वहां पर प्रदर्शन किया था और मांग की परिणाम, जो अटका हुआ परिणाम, उसे जारी करने की। और भी बेरोजगार संगठन जो है इस बारे में इसकी मांग उठा चुके हैं। और ऐसा अगर आने वाले 7-8 दिनों में परिणाम जारी नहीं होता है तो जो बेरोजगार युवा है वो प्रदर्शन करेंगे और युवा चयन बोर्ड का घेराव करके अपनी मांगों को उठा दीजिए। बिल्कुल लवली, जरूरी हो जाता है कि जो जिम्मेदार हैं जल्द से जल्द इस पर काम करें और ये जो परिणाम है वो भी जारी हो सके। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब आपको झुंझुनू की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर, आप पहले ये तस्वीरें देखिए और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर पूरी कहानी क्या है। खुलेआम खेल चल रहा है अवैध लकड़ियों की तस्करी का। तस्वीरें झुंझुनू के हरियाणा बॉर्डर की हैं, जहां बड़े पैमाने पर लकड़ियों का अवैध कारोबार हो रहा है। झुंझुनू से रोजाना 50 से अधिक पिकअप गाड़ियां बॉर्डर पर पहुंच रही हैं और ये सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है।
तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धड़ल्ले से अवैध लकड़ियों का कारोबार चल रहा है और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। हाल ये है कि तस्कर झुंझुनू के 2 थानों और 4 चौकियों से बेखौफ होकर बॉर्डर पार पहुंच रहे हैं। रात होते ही लकड़ी तस्करों की चांदी हो जाती है। ये वाहन रोजाना प्रशासन और विभाग को चकमा देकर अप्रोच रास्तों से गुजरते हैं। आरा मशीनों तक गाड़ियां पहुंचाने में युवक पेट्रोलिंग करते वाहनों के आगे आगे चलते हैं, गाड़ियों को सुरक्षित आरा मशीनों तक पहुंचाते हैं। खेतड़ी, गुढ़ा, उदयपुर वाटी, नवलगढ़ इलाके में ये काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। हालांकि वन विभाग कार्रवाई की बात तो कह रही है, लेकिन तस्कर बेखौफ है। तो तस्वीरें देख पा रहे हैं आप किस तरीके से पुलिस यहां पर नींद में सोई हुई है और यही वजह है कि जो तस्कर है वो बेखौफ हो चले हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यहां पर अवैध लकड़ियों का कारोबार हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, लेकिन प्रशासन चैन की नींद सोई हुई है। वन विभाग से जब इसे लेकर बातचीत की गई, इस बारे में रूबरू कराया गया, तो वन विभाग ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो तस्कर है वो इतना बेखौफ आखिर कैसे हो गए हैं? क्या यहाँ पर गश्त के लिए कोई नहीं पहुंचता है? क्योंकि बताया जा रहा है कि जैसे ही रात का वक्त यहाँ पर होता है, जो तस्कर होते हैं उनकी चांदी हो जाती है। रात होते ही बड़े पैमाने पर जो तस्कर है वो सड़कों पर निकलते हैं, अपनी अपनी गाड़ियां लेकर यहाँ पर बड़े आराम से लकड़ियों की तस्करी करते हैं। लेकिन पुलिस कहाँ है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो तस्वीरें वाकई चौंकाने वाली है, जहां एक और पुलिस बड़े दावे करती है कि हम कानून को लेकर सतर्क हैं, यहां पर कोई भी काम अवैध तरीके से नहीं हो रहा है। वहीं झुंझुनू से ये जो तस्वीरें आई हैं वो चौंकाने वाली है। वन अधिकारी चिटावा खेतड़ी हमारा जो हरियाणा बॉर्डर से लगता हुआ है उनको पाबंद किया हुआ है और सडनली रेगुलर वो गश्त कर रहे हैं और काफी बड़ी कार्रवाई की है। उसमें अवैध रूप से चाहे कोयले का परिवहन होता है उसमें भी हमने कार्रवाई की है, अर्डू है, और जो हरियाणा जा रही है बिना टीपी के दूसरे राज्य में, उनमें सबके शीशम के विरुद्ध है, खेजड़ी के विरुद्ध है, काफी प्रभावी कार्रवाई की है। देखिए, मूल रूप से कार्य वन विभाग का है। वन विभाग को जिस भी प्रकार से साधन संसाधन की जाब्ते की आवश्यकता होती है पुलिस द्वारा वो उपलब्ध करवाया जाता है। पूर्व में भी थाना चिड़ावा, थाना सूरजगढ़ द्वारा प्रभावी कार्यवाही जो है इसमें की गई। सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके। कृष्ण, सवाल यह है कि झुंझुनू का पुष्पा कौन है और इसके साथ ही इनमें डर क्यों नहीं है? वन विभाग के अधिकारी कहाँ हैं, पुलिस कहाँ है? जी, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू जिले के अंदर बड़े पैमाने पर हरी लकड़ियों की तस्करी है वो हो रही है और ये जो तस्कर है रात को बेखौफ होकर सड़कों पर निकलते हैं और ये जो पूरी तस्करी का जो रूट है ये 2 थानों और 4 चौकियों से होकर गुजरता है। पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। साथ ही वन विभाग है वो सालाना लाखों रुपए खर्च कर पर्यावरण संरक्षण का तो संदेश देता है, मगर जो वन अधिनियम में जो कार्रवाई करने का अधिकार है उस वन अधिनियम में इन तस्करों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और कार्रवाई नहीं करने के चलते ही जो तस्कर हैं वो खासे सक्रिय हैं और ये तस्कर हैं वो नवलगढ़ इलाके, उदयपुरवाटी इलाके और गुड्डा इलाके से जो हरी लकड़ियों की तस्करी करके और हरियाणा के बॉर्डर पार पहुंचते हैं। और ये जो हरियाणा में सिंघानी नामक जगह है जहां पर भारी मात्रा में है जो आरा मशीन लगी हुई है, वहां पर इन लकड़ियों की कटाई होती है। फिर ये जो लकड़ियां हैं वो ट्रकों में भरकर दिल्ली ले जाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा खेल है ये मोटी सांठ-गांठ के तरीके के तौर पर देखा जा सकता है कि 4 चौकियां और 2 थाने होने के बावजूद भी इन तस्करों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर मौन व्रत धारण किए हुए है, लग ऐसा रहा है कुछ बड़े नाम भी इसके पीछे शामिल हो सकते हैं। कृष्ण कि
जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे ही ये जो तस्कर हैं ये सक्रिय होते हैं। और कुछ गाड़ियां तो ऐसी रहती है जिनके आगे कुछ युवक है वो इनको एस्कॉर्ट करते रहते हैं और रात भर इनको बताते रहते हैं कि इन मार्गों पर पुलिस है या नहीं है। जैसे ही इनका पुलिस की नफरी बढ़ती है रात के समय तो ये तस्कर है वो अपना रूट जो है वो भी बदल लेते हैं और कच्चे रास्ते हैं उन पर भी इन्होंने रूट बना रखा है। साथ ही ये जो सड़क मार्ग है उस पर भी ये बेखौफ तरीके से जो है अपना जो काला कारोबार है ये चला रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन कृष्ण, पुलिस के नाक के नीचे इतने बड़े पैमाने पर तस्करी का खेल चल रहा है। ऐसा तो नहीं होगा कि पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी? जानकारी तो जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई करने से लग रहा है पुलिस डर रही है। इसके पीछे भी बड़ी वजह हो सकती है। वन विभाग और पुलिस है वो दोनों ही इन पर कार्रवाई करने से बच रही है। वन विभाग है वो अमूमन जो हरी लकड़ियों के अवैध परिवहन पर है वो कार्रवाई करता है, मगर अब बीते साल की बात करें तो 2022 में जो वन विभाग ने है वो 17 कार्रवाइयां की हैं। तो इस तरह की कार्रवाइयों पर जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं कि लगातार हरी लकड़ियों का परिवहन हो रहा है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और कृष्ण, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो लकड़ियां तस्करी की जा रही है, हरी लकड़ियां हैं, ऐसे में तो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। क्या कह रहे हैं वन विभाग के अधिकारी? कार्रवाई करेंगे इस पर? अब वन विभाग के अधिकारी जैसे ही मामला सामने आया तो वन विभाग के अधिकारी हैं वो कार्रवाई करने की बात तो कह रहे हैं, मगर बीते साल के आंकड़ों पर गौर करें तो महज 17 कार्रवाइयां हुई हैं। तो किस तरह वन विभाग कार्रवाई करता है वो बीते साल की कार्रवाइयों से हम अंदाजा लगा सकते हैं। एक और जहां वन विभाग है वो सालाना लाखों रुपए खर्च करता है पर्यावरण संरक्षण को लेकर, और जो पौधशालाओं में है पौध तैयार करता है और बड़े बड़े आंकड़े हैं वो दिखाए जाते हैं कि 10 लाख पौधे हैं वो वितरण किए गए, मगर जिस तरीके से हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है उससे कहीं न कहीं पर्यावरण है उसके लिए खतरा बना हुआ है। जी बिल्कुल कृष्ण, पर्यावरण को नुकसान तो पहुंच ही रहा है और इसके साथ ही सवाल तो पुलिस पर भी उठ रहे हैं ना, गश्त दल पर भी सवाल उठ रहे हैं कि रात में पुलिस वहां पर मौजूद ही नहीं रहती है और यही वजह है कि तस्कर बेखौफ है। बेखौफ तरीके से अपना जो कारोबार है वो चला रहे हैं। और ये जो तस्करी का जो रूट है इस रूट के अंदर 4 तो पुलिस चौकियां स्थापित है, वहीं 2 थाने हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तस्कर है वो बेखौफ होकर जो अपना कारोबार है वो चला रहे हैं। पुलिस इन पर कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है और रात्रि गश्त उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल कृष्ण, ये तस्वीरें देखने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इसका जवाब जिम्मेदारों को जरूर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर राइट टू हेल्थ बिल का विरोध लगातार जारी है। निजी अस्पतालों ने चिरंजीवी योजना का बहिष्कार कर रखा है। बहिष्कार का जो असर है वो भी नजर आ रहा है, मिला जुला इसका असर देखने को मिल रहा है। कई अस्पतालों में चिरंजीवी योजना में मरीजों का इलाज हो रहा है तो वहीं कई अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है। आज विभिन्न जन संगठनों द्वारा इसे लेकर वार्ता की जाएगी। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर ये वार्ता होने वाली है। कल प्रवर समिति की बैठक होने वाली है और कहा जा रहा है कि प्रवर समिति की बैठक में हो सकता है कुछ जुगाड़ निकाला जाए, कुछ फॉर्मूला निकाला जाए जिसके जरिए ये जो हड़ताल है उसे खत्म किया जाए। तो विभिन्न जन संगठनों द्वारा आज वार्ता की जानी है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर लगातार जो निजी अस्पताल हैं वो इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये बिल लागू होता है तो उन्हें बहुत सारी परेशानियां होने वाली है, क्योंकि इसमें पैसा कहां से आएगा इलाज के लिए, इसे लेकर कोई भी प्रावधान नहीं बनाया गया। और ऐसे में उनके सामने एक बड़ा सवाल है कि वो अगर इलाज करते हैं तो उसके लिए पैसे कौन भरेगा। उनका कहना है कि निजी अस्पताल में कई सारे खर्चे होते हैं, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो ये खर्च कैसे निकाल पाएंगे। तो ये तमाम सवाल जो डॉक्टर्स हैं उनके मन में है और इसी को लेकर राइट टू हेल्थ बिल का विरोध किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का जब बयान हमने सुना तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसे लागू जरूर किया जाएगा। सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज एक और वार्ता होनी है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए, आज जो वार्ता होनी है वो स्वयंसेवी संगठनों की ओर से वार्ता की जाएगी और वो
राइट टू हेल्थ के बिल के जो है वो पक्षधर है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार का बिल है उसमें कुछ खामियां जरूर है, लेकिन आम लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए और जिस प्रकार का विरोध हो रहा है वो विरोध नहीं होना चाहिए। प्रवर समिति की बैठक कल है और कल जो है वो अंतिम जो है वो चर्चा इस राइट टू हेल्थ बिल पर होगी और अगर कुछ संशोधन होंगे तो उन्हें शामिल किया जाएगा और उसके बाद जो है वो कल चर्चा होने के बाद फिर किसी भी दिन जो है वो सदन में पेश किया जा सकता है। हालांकि निजी डॉक्टर्स का विरोध जो है वो लगातार जारी है, सरकारी योजनाओं का बहिष्कार जो है वो किया जा रहा है, लेकिन उसका भी असर जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। प्रदेश भर में 100 से अधिक अस्पतालों में जो है वो चिरंजीवी योजना में इलाज जो है वो लगातार जारी है। तो कहा जा सकता है कि जो विरोध हो रहा है उसका मिला जुला असर जो है वो देखने को फिलहाल मिल रहा है जी। और ये राहत की बात है सौरभ के मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। अगर सभी अस्पताल इसका विरोध करते तो मरीजों की फजीहत हो सकती थी, लेकिन अभी क्योंकि कल प्रवर समिति की बैठक भी होने वाली है, क्या लग रहा है वहां पर कुछ हल निकल पाएगा? बिल्कुल, देखिए हल तो इस लिहाज से निकल पाएगा क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिल तो लाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें अगर कोई संशोधन है, अगर प्रवर समिति के सदस्य मानते हैं कि कुछ संशोधन किए जाने चाहिए तो संशोधन जो है वो किए जा सकते हैं, लेकिन बिल तो आएगा ही। जिस प्रकार से चिकित्सा मंत्री ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि बिल तो सरकार ला रही है, संशोधनों के साथ जो है वो ला रही है, सभी की बात को सुना गया है, तो किसी प्रकार का विरोध जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से योजनाओं का बहिष्कार निजी अस्पतालों द्वारा किया जा रहा है तो उसमें कुछ दिक्कतें जरूर हो रही है और सरकारी अस्पतालों में जो है वो मरीजों का भार जो है वो इस वक्त बढ़ा हुआ है। बिल्कुल सौरभ, सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन वहीं कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि संशोधन से बात नहीं बनेगी, पूरा का पूरा बिल सरकार को वापस लेना होगा। अब क्या होता है कल, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इन तमाम जानकारियों के लिए। और बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। आज भी बजट पर बहस जारी है। कई अहम मुद्दों पर सवाल जवाब किए जाएंगे। तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न बताए जा रहे हैं, तो वहीं अंतरांकित प्रश्नों की सूची में 21 प्रश्न हैं। बजट सत्र 2023 को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बजट सत्र की कार्यवाही लगातार जारी है। दूसरा चरण इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज भी कई प्रश्न दागे जाएंगे। यहाँ जो 10,000 से ज्यादा संख्या, ये मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ, मेरे लाडपुरा क्षेत्र के केबल नगर में, जहाँ 10,000 की संख्या में लोग बसे हैं, जहाँ अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना भी स्वीकृत नहीं हो रही है क्योंकि कह रहे हैं कि वन भूमि में है। तो आपने कैसे कहा कि जी नहीं? दूसरा, आपने खंड 2 में आपके उत्तर में ये कहा है कि वन भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन किए जाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, मैं आप सभापति महोदय आपके माध्यम से ये मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सही है कि वन भूमि के मुकाबले दूसरे भूमि को एक्सचेंज करके इस जो केबल नगर की बात मैं कर रही हूँ, इस भूमि को निकाला जा सकता है ताकि, और ऐसे मैं आपको कई एग्जाम्पल दे सकती हूँ जहां आपने एक्सचेंज करा है ऐसे वन भूमि की लैंड को, ताकि केबल नगर के जो 10,000 लोग हैं उनको जो मूलभूत सुविधा है और विकास कार्य वहां हम कर सकते हैं। क्योंकि विधायक कोष का जो मैं हैंडपंप भी स्वीकृत कराती हूँ वो निरस्त किया जाता है कि वन भूमि की जमीन है। मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न में गांव बसने की बात कही थी। हाँ? वहाँ कोई गांव नहीं बसे हुए हैं, लेकिन जो गांव बसे हुए हैं उसके पास में जो वन भूमि है उस पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। तो अतिक्रमण जहाँ कर रखा है, उप वन संरक्षक कोटा में हाका केसरा फूटा, उसमें बस्ती का नाम ग्राम है केवल नगर, उसमें 50 हेक्टेयर में और अतिक्रमण कर रखा है और निवास कर रहे परिवारों की संख्या 1500। इसी तरह हाका केसरा फुटा बोरकुई, इसमें 10 हेक्टेयर में अतिक्रमण कर रखा है और परिवार रह रहे हैं 60। देवली राड़ी राजनगर, बस्ती का नाम राजनगर, इसमें 15 हेक्टेयर में 300 परिवार निवास कर रहे हैं।
खेड़ा जगपुरा, बस्ती का नाम जगपुरा, इसमें 7 हेक्टेयर में 30 परिवार निवास कर रहे हैं। ढाड देवी वनखंड है, गांव बस्ती का नाम। और रुक करेंगे अगली खबर का। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया 22 फरवरी को असम के राज्यपाल के पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी के राजभवन में कटारिया पदभार ग्रहण करेंगे। गुलाब चंद कटारिया 21 फरवरी को असम पहुंचेंगे और इससे पहले 16 फरवरी को राजस्थान विधानसभा की ओर से कटारिया को विदाई दी जाएगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने भी कटारिया को बधाई दी है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई है। विधानसभा की नापक्ष लॉबी में ये बैठक हुई है। कटारिया को राज्यपाल बनाए जाने के बाद ये पहली बैठक हुई है और राज्यपाल बनाए जाने पर गुलाब चंद कटारिया को शुभकामनाएं दी गई। बैठक में साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया और गुलाब चंद कटारिया के साथ ही बीजेपी विधायकों का फोटो सेशन किया गया। बैठक में मेरे आसाम जाने के अवसर पर विधायक दल की एक तरह से मेरी इस जिम्मेदारी का अंतिम बैठक है। मैंने कहा कि आप सबके सहयोग से जो कुछ भी काम कर पाए बिना आप सबके भी सहयोग के लिए। मेरे स्वभाव के कारण से कभी कभी मैं कठोर भी हो जाता हूँ, आप में से किसी को कोई तकलीफ पहुंचाना चाहता हूँ, पर मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मैं और अपनी पार्टी देश निर्माण के लिए चली है, उस लक्ष्य को लेकर के अपने गुणों का विकास करो। अगर कोई कमी है तो उसको दूर करो और समर्पण के साथ जनता के प्रतिनिधि बनकर के इस विधानसभा का भी उपयोग करो और यहाँ के बाहर भी जिस पार्टी ने आपको मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उस पार्टी के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए अपने जीवन की पूरी शक्ति लगाओ ताकि हम अपना उद्देश्य जल्दी पा लें। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में ये दावा किया है कि इस बार भी त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी का त्रिपुरा में सबसे अच्छा प्रदर्शन होगा और इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी और पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने PFI कट्टरता बढ़ाने वाला संगठन भी बताया उसे। और देखिए और क्या कुछ बोले गृह मंत्री अमित शाह। PFI के कैडर पर अलग अलग प्रकार के केस थे, वो केस को समाप्त करने का प्रयास कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया जिसको कोर्ट ने रोका है। अब इसमें इनको बुरा लगाने जैसा क्या, या तो आप प्रयास न करते, प्रयास करोगे तो सुनना पड़ेगा। और दूसरी ओर हमने PFI को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है और मैं मानता हूं कि PFI इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर कठोरतापूर्वक बैन लगाने का फैसला किया। और रुक लेते हैं इस बीच और एक और बड़ी खबर का। बिहार के छपरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पूर्व सांसद पप्पू यादव की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। हादसे में पप्पू यादव की जान बाल बाल बची है। दरअसल पप्पू यादव सारण के मुबारकपुर कांड में पीड़ितों से मिलने छपरा गए हुए थे, लेकिन वापसी के दौरान आरा और बक्सर के बीच 4 लेन पर गाड़ी ओवरटेक करने के चक्कर में वे हादसे का शिकार हो गए। हादसे में कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पप्पू यादव की जो गाड़ी थी वो हादसे का शिकार हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और इसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। पप्पू यादव को भी मामूली चोटें आई हैं लेकिन बाल बाल उनकी जान बची है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा। आरा बक्सर 4 लेन पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है गाड़ी ओवरटेक कर रही थी और इसी दौरान ये गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। तो कई कार्यकर्ताओं को भी इस हादसे में चोटें आई हैं।
और न्यूजीलैंड में साइक्लोन ग्रेबियल का अलर्ट जारी कर दिया गया है। करीब 509 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। सोमवार को देश के उत्तरी इलाकों में 250 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ऑकलैंड शहर में हवा की रफ्तार फिलहाल 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। उत्तरी इलाकों के तकरीबन 46,000 घरों में बिजली सप्लाई ठप हो गई है और तूफान के चलते भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में ऑकलैंड में 4 इंच तक बारिश दर्ज की जा चुकी है। यहां समुद्र का जलस्तर भी लगातार तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। न्यूजीलैंड के मौसम विभाग के मुताबिक तूफान ग्रेबियल ने अभी सिर्फ दस्तक दी है। इतने में ही पावर लाइन्स, रोड और पेड़ों को नुकसान पहुंच चुका है। तो वहीं अगले 24 घंटे अहम बताए जा रहे हैं। इसमें काफी तबाही होने की भी आशंका जताई जा रही है। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। और बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, लोग बेहाल हैं। दूध की बढ़ती कीमतें पहली बार 200 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर चुकी हैं। 1 किलो चिकन जो कुछ दिन पहले 620 रुपए से 650 रुपए किलो मिल रहा था, अब उसकी कीमत बढ़कर 1100 रुपए किलो हो गया है। फिलहाल 1 किलो आटे के दाम बढ़कर 150 प्रति किलो और चाय की कीमत 1600 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में खाद्य महंगाई दर 11.7% से बढ़कर 32.7% तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर जो योजना बनाई है, उसके तहत पाकिस्तान की सरकार 4 तिमाही में धीरे धीरे करके बिजली की कीमतों में 7.91 रुपए की बढ़ोतरी करेगी। उधर महाराष्ट्र में पालघर जिले के वसई में ट्रैफिक सिग्नल पार करने से रोके जाने के दौरान कार के बोनट पर एक यातायात पुलिस कांस्टेबल को 1.5 किलोमीटर तक घसीटे जाने का मामला सामने आया। एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। बता दें कि कार चालक की उम्र महज 19 साल है और उसके पास वैध लाइसेंस भी नहीं है। घटना रविवार की है और चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा सहित कई अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक वसई के व्यस्त चौराहे पर कांस्टेबल जब ड्यूटी कर रहा था, तभी उसने ट्रैफिक सिग्नल पार करने पर उत्तर प्रदेश के पंजीकृत एक कार को रोकने का इशारा किया। कांस्टेबल जब पूछताछ कर रहा था तो चालक ने गाड़ी चला दी और पुलिसकर्मी को बोनट पर घसीटते हुए लग गया। इसी हालत में चालक तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक गाड़ी चलाता रहा, जिससे पुलिसकर्मी घायल हो गया। यातायात जाम की वजह से कार रुकी और राहगीरों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रणथंभौर नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ का हर एक लम्हा एडवेंचरस भरा होता है, जिसका आनंद लेने पर्यटक रणथंभौर पहुंचते हैं। ऐसा ही यादगार लम्हा रणथंभौर के जोन नंबर 6 में देखने को मिला, जब बाघिन T39 नूर को अपना टेरिटरी लेपर्ड का दखल नागवार गुजरा, जिसके चलते बाघिन ने लेपर्ड पर हमला बोल दिया। लेकिन लेपर्ड भी जंगल का शातिर शिकारी था, उसने झट से पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली। दरअसल रणथंभौर के जोन नंबर 6 में पर्यटकों को बाघिन नूर के दीदार हुए थे। यही आस में लेपर्ड का भी मूवमेंट बना हुआ था और बाघिन नूर को लेपर्ड का अपनी टेरिटरी दखल नागवार गुजरा। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। पाली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। लाठियों से पीटकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। शराब पार्टी में कहासुनी के बाद उसकी हत्या की गई है। पिता ने बेटे के साथ मिलकर छोटे बेटे की हत्या कर दी है। बीच बचाव में आई महिला के भी चोट मिले हैं। सदर थाना के साकड़दा गांव की एक घटना है। सदर थाना पुलिस अब पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है। पाली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शराब पार्टी के दौरान हंगामा हो गया और पिता ने अपने ही बेटे के साथ मिलकर छोटे बेटे की हत्या कर दी। तो बताया जा रहा है कि बेरहमी से युवक की पिटाई की गई। लाठी और डंडों से जमकर युवक को पीटा गया और तब तक पीटा गया जब तक युवक की मौत नहीं हो गई। और ये कत्ल करने वाला नहीं, उसका खुद का
पिता और उसका छोटा भाई बताया जा रहा है, कोई और नहीं है इसके पीछे। बताया जा रहा है एक महिला बीच बचाव करने के लिए उस दौरान पहुंची थी, लेकिन जैसे ही महिला पहुंची, महिला को भी चोटिल कर दिया गया। तो शराब पार्टी चल रही थी और इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया और ये विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। और फिलहाल यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।